नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। और आज फिर मैं हाजिर हो चुका हूं आपके बीच एक नई वीडियो को लेकर। और ये वीडियो रहने वाली है स्टेशन मास्टर के लिए। जो भी स्टेशन मास्टर की तैयारी कर रहे हैं या टीएनसी की तैयारी कर रहे हैं, है ना, या शंटिंग मास्टर की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट होने वाली है। और यहाँ पर आज मैंने ये जो टॉपिक किया है वो रहेगा हमारे परिभाषा से संबंधित। क्लियर? तो इसकी बिल्कुल भी मत करना, अंत तक इसको जरूर देखना। थोड़ी सी ये वीडियो हो सकती है लेंथी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर जितनी भी परिभाषाएं हैं वो एक अपने आप में इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं और क्वेश्चन कैसे कैसे रहेंगे ये मैं आपको साथ साथ वीडियो में बताता रहूंगा। बस आपको जो है हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। अगर कोई मेरी वीडियो को पहली बार देख रहा है तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आप तक भी हमारी वीडियो को यानी कि वीडियो जो है पहुंच सके। क्लियर? तो आइए चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारी आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा परिभाषा। और परिभाषा में सबसे पहले मैंने परिभाषा ली है पर्याप्त दूरी। अब पर्याप्त दूरी किसे कहते हैं? तो रेलवे में ध्यान रखना कि सुरक्षा की दृष्टि से जो दूरी साफ रखी जाती है उसे हम पर्याप्त दूरी कहते हैं। अब ये जो पर्याप्त दूरी होती है ये कितने प्रकार की होती है? तो ये ध्यान रखना, ये दो प्रकार की होती है। पहली होती है ब्लॉक ओवरलैप और दूसरी होती है सिग्नल ओवरलैप। पहली होती है ब्लॉक ओवरलैप, दूसरी होती है सिग्नल ओवरलैप। अब ब्लॉक ओवरलैप में जो दूरी पर्याप्त दूरी होगी वो कितनी होगी, और सिग्नल ओवरलैप में जो पर्याप्त दूरी होगी वो कितनी होगी, ये यहाँ पर ध्यान रखना है। यहीं से सीधा सीधा क्वेश्चन पुटअप होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखो कैसे होता है। अगर मैं बात करूँ ब्लॉक ओवरलैप की, तो ब्लॉक ओवरलैप में हमको ध्यान रखना है कि दो संकेती में यह 400 मीटर होती है और बहुसंकेती में यह 180 मीटर होती है। अब वहीं पर मैं बात करता हूँ सिग्नल ओवरलैप की, तो ये दो संकेती में 180 मीटर होती है और बहुसंकेती में ये 120 मीटर होती है। यहाँ पर एक चीज और नोट आपको करनी है कि जो सी क्लास स्टेशन होता है वहां पर भी ब्लॉक ओवरलैप 400 मीटर ही होता है। क्लियर? अब ये ब्लॉक ओवरलैप होता क्या है और ये सिग्नल ओवरलैप होता क्या है, यहां पर ये चीज हमें समझनी है। तो ब्लॉक ओवरलैप क्या होता है कि किसी भी गाड़ी को लाइन क्लियर देने के लिए फर्स्ट स्टॉप सिग्नल से आगे जो दूरी साफ रखी जाती है उसे हम ब्लॉक ओवरलैप कहते हैं। क्लियर? आई बात समझ में? यानी कि जब भी हम किसी गाड़ी को लाइन क्लियर देंगे तो हमारा जो फर्स्ट स्टॉप सिग्नल होगा, हो सकता है वो आउटर हो सकता है वो होम हो, ठीक, तो उससे आगे जो पर्याप्त दूरी साफ रखी जाएगी उसे हम कहेंगे ब्लॉक ओवरलैप। अब ये दो संकेती में 400 मीटर होती है और बहुसंकेती में 180 मीटर होती है। ये मैं यहां पर अभी समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक, अब मैं बात करता हूं यहां पर सिग्नल ओवरलैप। सिग्नल ओवरलैप किसे कहते हैं? तो गाड़ी के आगमन के लिए आपने लाइन क्लियर दे दिया, गाड़ी आएगी, तो उस समय क्या है यहां पर सिग्नल ओवरलैप कि गाड़ी के आगमन के लिए होम सिग्नल ऑफ करने के लिए जो दूरी पर्याप्त दूरी साफ रखी जाती है उसे हम सिग्नल ओवरलैप कहते हैं। अब सिग्नल ओवरलैप दो संकेती में 180 मीटर होता है और बहुसंकेती में ये 120 मीटर होता है। क्लियर? अब यहां पर कंडीशन एक चीज ये ध्यान रखना, सिग्नल ओवरलैप डबल लाइन पर कहां तक होता है और सिंगल लाइन पर कहां तक होता है। तो ये जो डबल लाइन पर होता है ये स्टार्टर से आगे पर्याप्त दूरी होनी चाहिए और सिंगल लाइन पर ट्रेलिंग पॉइंट से आगे पर्याप्त दूरी होनी चाहिए, उसी को हम सिग्नल ओवरलैप कहते हैं। ठीक, अभी मैं यहां पर इसको भी मैप के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। यहां पर मैंने बता ही दिया कि किसी गाड़ी को लाइन क्लियर देने के लिए फर्स्ट स्टॉप सिग्नल से आगे, ये फर्स्ट स्टॉप सिग्नल ध्यान रखना, फर्स्ट स्टॉप सिग्नल से आगे जो दूरी साफ रखी जाती है उसे ब्लॉक ओवरलैप कहते हैं, और होम सिग्नल ऑफ करने के लिए जो दूरी साफ रखी जाती है उसे हम सिग्नल ओवरलैप कहते हैं। अब यहां पर देखिए, पहले हम बात करते हैं दो संकेती में। ब्लॉक ओवरलैप दो संकेती में 400 मीटर तो होता है, हमें पता है, लेकिन ये कहां होता है और कैसे होता है ये चीज आप देखिए। तो मैंने यहां पर ये स्टेशन का डायग्राम बनाया है, तो आप यहां पर देख सकते हैं। यहां पर मैंने लिया है आउटर होम, ये सॉरी वार्नर होम, ये वार्नर आउटर, और यहां पर इससे आगे 400 मीटर पर यहां पर एडवांस लगता है और उससे आगे 180 मीटर पर होम लगता है। इसी तरीके से इस दिशा से हम ये कह सकते हैं ये डाउन दिशा हो गई, इसको अप दिशा हो गई। ठीक, अब मैं यहां पर बात करता हूं कि दो संकेती में ये 400 मीटर होता है। ठीक, और फर्स्ट सिग्नल ऑफ करने के लिए यानी कि फर्स्ट स्टॉप सिग्नल से आगे जो दूरी साफ रखी जाती है, यहां पर आप देख पा रहे हैं कि फर्स्ट स्टॉप सिग्नल हमारा कौन सा है? आउटर। देखिए, अब आप कहेंगे जी फर्स्ट स्टॉप सिग्नल तो होम होता है, लेकिन ध्यान रखना अगर यहां पर आउटर लगा है, ठीक है, अगर यहां पर आउटर लगा है और यहां पर आपका होम लगा है, आपका यहां पर होम लगा है, ये हो गया आपका आउटर और ये आपका हो जाएगा होम। तो ध्यान रखना जब आउटर लगा हो और होम भी लगा हो तो फर्स्ट स्टॉप सिग्नल हमारा ये हो जाएगा, फर्स्ट स्टॉप सिग्नल हमारा ये हो जाएगा और दूसरा स्टॉप सिग्नल सेकंड स्टॉप सिग्नल हमारा ये हो जाएगा। ठीक, अगर ये आउटर नहीं लगा है, अगर ये आउटर नहीं लगा है, इसकी जगह यहां पर डिस्टेंस लगा है सपोज दैट, या वार्नर लगा है, क्या लगा है? वार्नर, तो उस कंडीशन में हमारा फर्स्ट स्टॉप सिग्नल हो जाएगा होम, फर्स्ट स्टॉप सिग्नल हमारा क्या हो जाएगा? होम। लेकिन अगर आउटर लगा है तब ये फर्स्ट स्टॉप सिग्नल हमारा आउटर हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा
सेकंड स्टॉप सिग्नल। ये बात समझ में आई? ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। मैंने यहां पर बात की है वार्नर। वार्नर से आगे 400 मीटर, यहां हो गया आउटर, यह हो गया फर्स्ट स्टॉप सिग्नल। फर्स्ट स्टॉप सिग्नल, तो फर्स्ट स्टॉप सिग्नल से आगे साफ रखी जाने वाली पर्याप्त दूरी को ब्लॉक ओवरलैप कहते हैं। यानी फर्स्ट स्टॉप सिग्नल से आगे 400 मीटर दूरी है, यही हमारा क्या हो जाएगा? ब्लॉक ओवरलैप। क्या हो जाएगा? ब्लॉक ओवरलैप। ठीक, अब इस 400 मीटर पर आप ये देख रहे हैं कि जब ये डाउन की दिशा में जाएंगे तो यहां पर एडवांस लगा होगा। ये सिंगल लाइन की मैं बात कर रहा हूं। ठीक, तो यहां पर कितना आ जाएगा? ये जब भी हम किसी गाड़ी को लाइन क्लियर देंगे तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि इस फर्स्ट स्टॉप सिग्नल से आगे 400 मीटर की दूरी साफ होनी चाहिए, तभी हम लाइन क्लियर दे पाएंगे। दूसरी चीज आप यहां देख पा रहे हैं कि ये एडवांस और ये जो यहां पर आ जाएगा होम। तो ध्यान रखना, दो संकेती में आउटर और होम के बीच एडवांस होता है, जबकि बहुसंकेती में ऐसा नहीं होता है। ठीक, आउटर होम के बाद एडवांस आता है, और यहां पर होता क्या है? दो संकेती में आउटर और होम के बीच एडवांस आ जाता है। यह बात क्लियर हो गई। तो दो संकेती में हमारा ब्लॉक ओवरलैप कितना हो गया? 400 मीटर। अब बात करते हैं यहां पर बहुसंकेती में। बहुसंकेती में कितना? 180 मीटर। अब यहां पर मैंने डायग्राम दिया है बहुसंकेती का, जो कलर लाइट जो अभी आप लेटेस्ट जो देखते होंगे रेलवे में सिग्नल व्यवस्था, वो हमारी बहुसंकेती व्यवस्था हो गई। ठीक है, अब यहां पर मैंने बात करी है 180 मीटर की। अब किसी गाड़ी को लाइन क्लियर देने के लिए फर्स्ट स्टॉप सिग्नल से आगे जो दूरी पर्याप्त रखी जाती है वो हमारा ब्लॉक ओवरलैप हो गया। अब यहां पर बात करते हैं, ये है हमारा डिस्टेंस। डिस्टेंस से 1000 मीटर की दूरी पर होम होता है। होम से 180 मीटर आगे यहां पर लगाया जाता है एडवांस या एसएलवी। सिंगल लाइन पे एसएलवी और क्या नाम डबल लाइन पे भी एसएलवी। ठीक, होम से आगे 180 मीटर पर लगाया जाएगा एडवांस, और उससे आगे 120 मीटर की जो डिस्टेंस होती है वहां पर प्रथम फेसिंग पॉइंट यहां पर होता है। अब यहां पर मैंने बात करी बहुसंकेती में कितना ब्लॉक ओवरलैप? 180 मीटर। तो फर्स्ट स्टॉप सिग्नल हमारा क्या हो जाएगा? यहां पर होम, यानी कि फर्स्ट स्टॉप सिग्नल हमारा कहां है? यहां पर ये हो जाएगा। और इससे आगे हमारी 180 मीटर जो है डिस्टेंस, ये हमारी हो जाएगी ब्लॉक ओवरलैप। क्या हो जाएगी? ब्लॉक ओवरलैप। आई बात समझ में? अभी मैं इनकी जो डिस्टेंस है ये भी जब मैं स्टेशन पढ़ाऊंगा तो ये वहां पर मैं अलग से क्लियर करूंगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट स्टॉप सिग्नल से जो दूरी साफ रखी जाती है उसे हम ब्लॉक ओवरलैप कहते हैं। तो बहुसंकेती में ये 180 मीटर होती है और दो संकेती में ये 400 मीटर। क्लियर? अब बात करते हैं यहां पर सिग्नल ओवरलैप की। सिग्नल ओवरलैप क्या कहता है कि गाड़ी के आगमन के लिए होम सिग्नल हॉप करने के लिए जो दूरी साफ रखी जाती है उसे हम सिग्नल ओवरलैप कहते हैं। डबल लाइन पर ये स्टार्टर से आगे होती है, सिंगल लाइन पर ये ट्रेलिंग पॉइंट से आगे होती है। तो यहां पर क्या है? यहां पर डबल लाइन की अगर मैं बात करूं तो डबल लाइन पर दो संकेती में ये 180 मीटर होता है। तो ये जो 180 मीटर है वो कौन सा है? अब ये क्या कर रहा है? स्टार्टर से आगे की बात कर रहा है। ये हो गया हमारा स्टार्टर। अगर गाड़ी इधर से आ रही है तो ये हमारा स्टार्टर हो जाएगा। सपोज दैट इस लाइन से ये डाउन में गाड़ी आ रही है। अब स्टार्टर से आगे ये जो दूरी है ये कितनी होनी चाहिए? 180 मीटर। दो संकेती में स्टार्टर से आगे ये जो दूरी है ये साफ होनी चाहिए, और ये कितनी होती है? 180 मीटर। अब मैं बात करता हूं बहुसंकेती में। बहुसंकेती में क्या होता है? ये यहां पर डायग्राम देखिए। बहुसंकेती में सिग्नल ओवरलैप कितना होता है? 120 मीटर। अब ये जो 120 मीटर है ये कौन सा है? यहां पर मैंने बात करी है सिंगल लाइन में ट्रेलिंग पॉइंट से आगे, ट्रेलिंग पॉइंट से आगे जो पर्याप्त दूरी साफ रखी जाती है। सपोज दैट इधर से कोई गाड़ी आ रही है तो ये तो फेसिंग पड़ेगा, ये वाला पॉइंट पड़ेगा ट्रेलिंग। अब इस ट्रेलिंग से 120 मीटर आगे जो दूरी साफ रखी जाएगी उसे हम बोलेंगे सिग्नल ओवरलैप, और ये बहुसंकेती में कितनी होती है? 120 मीटर। आई बात समझ में? अगर इधर से कोई गाड़ी जा रही है तो ये तो फेसिंग में पड़ेगा, तो फेसिंग पॉइंट तो हम नहीं लेंगे, हम लेंगे ट्रेलिंग पॉइंट। तो इधर से अगर कोई गाड़ी आ रही है तो इस ट्रेलिंग पॉइंट से आगे जो पर्याप्त दूरी साफ रखी जाएगी वो सिग्नल ओवरलैप होगा, और ये कितना होता है? सिग्नल ओवरलैप बहुसंकेती में 120 मीटर होता है। आई बात समझ में? तो ये हमारा डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस से 1000 मीटर पर होम होता है, होम से 180 मीटर पर एडवांस लगा जाता है, उस एडवांस से 120 मीटर दूरी पर यह प्रथम फेसिंग पॉइंट होता है। तो यहां से ये फेसिंग पॉइंट हो जाएगा। इसके बीच की डिस्टेंस अगर आपसे पूछे तो ये 120 हो जाएगी। होम और एडवांस के बीच की दूरी पूछे तो आपको यहां पर आंसर करना है 180 मीटर, और डिस्टेंस और होम के बीच की दूरी आपसे पूछे तो ये होती है 1000 मीटर। आगे हम इसको बढ़िया से डिस्कस करने वाले हैं। स्टेशन वाला जो चैप्टर जब आएगा तो इसमें बढ़िया से इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये पर्याप्त दूरी आपको समझ आ गई होगी। एक चीज इसमें ध्यान रखना है, नोट करके, मैंने यहां पर ये जो चीज बनाई है ये आप देख रहे हैं, ये ऐसे मैंने जो ये बनाया है खांचा सा, ये जो चीज मैंने बनाई है इसको बोलते हैं सेडम, रेता साइडिंग।
ये जो रेता साइडिंग होती है इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है? 180 मीटर। अब 180 मीटर अगर है, इसका मतलब है कि भाई ये तो सिग्नल ओवरलैप का काम कर सकती है। 180 मीटर सिग्नल ओवरलैप हो सकता है। अगर ये सिग्नल ओवरलैप हो सकता है तो यहां पर सीधा सा ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जो सेडम्प होता है या रेता साइडिंग जो होती है ये सिग्नल ओवरलैप के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्लियर बात? अब रेता साइडिंग इसकी जो लेंथ होती है, लंबाई कितनी होती है? 180 मीटर। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, ये आइसोलेशन का एक पार्ट होता है, एक साधन होता है सिग्नल ओवरलैप, सॉरी ये रेता साइडिंग सेडम जिसको हम बोलते हैं। दूसरी चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, ये जो ये सिग्नल ओवरलैप है, सिग्नल जो ओवरलैप है ये टर्मिनल स्टेशन पर नहीं होता है। सामान्यतः यह टर्मिनल स्टेशन पर सिग्नल ओवरलैप नहीं होता है, लेकिन SWR और WTT के अनुसार यह निर्धारित हो सकता है। अगर SWR इसको क्या नाम जो है निर्धारित करता है तो यहाँ पर टर्मिनल स्टेशन पर जो है सिग्नल ओवरलैप हो सकता है, बशर्ते SWR उस चीज़ को निर्धारित करें। और इस ये जो है WTT के अनुसार, यानी कि SWR के अनुसार। अगर मैं बात करता हूँ SWR, ये जो SWR है इसकी फुल फॉर्म होती है स्टेशन वर्किंग रूल। अगर स्टेशन वर्किंग रूल इस चीज़ को निर्धारित मतलब जो है इसमें इसका क्या नाम जो है निर्धारण है तो वहाँ पर सिग्नल ओवरलैप हो सकता है, अदरवाइज सामान्यतः सिग्नल ओवरलैप टर्मिनल स्टेशन पर नहीं होता है। बात करते हैं WTT की। WTT की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है। WTT की फुल फॉर्म होती है वर्किंग टाइम टेबल। ये प्रत्येक स्टेशन पर हर साल जो है नई बुक आती है। तो जो वर्किंग टाइम टेबल जो ये बुक होती है इसमें हस्ताक्षर किसके होते हैं? तो यहाँ ध्यान रखना PCOM और CPTM। PCOM और CPTM। PCOM की फुल फॉर्म मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी बताई है, मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशंस मैनेजर। प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशंस मैनेजर। अगर मैं बात करता हूँ CPTM की फुल फॉर्म, अगर आपसे पूछी जाए तो इसकी फुल फॉर्म होती है चीफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट। चीफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट, आपको ये चीज़ इनकी फुल फॉर्म याद रखनी है। PCOM मैंने बता ही दिया है कि वर्तमान में जो PCOM है वो कौन है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर मोनिका अग्निहोत्री। ठीक, इससे पहले एक चीज़ कमेंट में मुझे आया था कि वर्तमान में जो MO एंड BD है, MO एंड BD है वो कौन है? ठीक, और मैंने यहाँ पर बताया था हितेंद्र मल्होत्रा। तो यहाँ पर ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इसमें जो अधिकारी होते हैं ये साल में भी चेंज हो सकते हैं और 2 साल बाद भी चेंज हो सकते हैं। तो वर्तमान में जो अभी हितेंद्र मल्होत्रा के बाद जो MO एंड BD जो बने हैं वो कौन है? शिव कुमार वर्मा। ठीक, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अभी मैं इसकी जो करंट डिटेल है वो मैं एक वीडियो अलग से लेके आऊँगा जिसमें जो वर्तमान में PCOM कौन है, वर्तमान में MO BD कौन है, जो लेटेस्ट रहेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू दृष्टि से, उसको मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा करंट की दृष्टि से। अगर करंट जीके अगर आपसे पूछा जाए तो मैंने यहाँ पर बता दिया WTT में किसके हस्ताक्षर होते हैं, PCOM और CPTM के। और SWR में किसके हस्ताक्षर होते हैं ये भी आप ध्यान रखना। तो यहाँ पर SWR में हस्ताक्षर होते हैं सीनियर DOM और सीनियर DST के, लेकिन आपने अपने SWR में स्टेशन पर देखा होगा वहाँ पर सीनियर DEN का भी हस्ताक्षर होता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो इंटरलॉक स्टेशन होते हैं वहाँ पर तो सीनियर DOM और सीनियर DST हस्ताक्षर करते हैं, जो नॉन इंटरलॉक स्टेशन होते हैं वहाँ पर सीनियर DOM के साथ सीनियर DEN हस्ताक्षर करता है। क्लियर? जैसे आप गेट पर भी देखते हैं तो गेट पर भी जो GWR होता है, गेट वर्किंग जो रूल होता है, उस पर सीनियर DEN के भी हस्ताक्षर होते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ आ रही होगी और पसंद भी आ रही होगी। एक चीज और ध्यान रखना, ये जो पर्याप्त दूरी होती है इसको कम की जा सकती है। किसके द्वारा? इसको कम कर सकते हैं सिर्फ एक ही बंदा है, वो है हमारे पास CRS साहब। और CRS की फुल फॉर्म होती है कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी, रेल सुरक्षा आयुक्त। यही जो है CRS इस पर्याप्त दूरी को कम कर सकता है, ये ध्यान रखना। ये जो 120 मीटर, 180 मीटर या 400 मीटर है, इसको कम करने का अधिकार सिर्फ किसको है? CRS को। ठीक, बढ़ाने की बात एक अलग है, बढ़ाओगे तो जाहिर सी बात है आपको सेफ्टी और ज़्यादा मिलेगी। लेकिन अगर मान के चलो 120 मीटर आपने पहले ही डिसाइड कर रखी है, उसको भी अगर थोड़ा अगर आपको कम करना है तो कौन करेंगे? CRS। एक चीज़ और इसमें नोट करना है कि ऑटोमेटिक जो पद्धति होती है, ऑटोमेटिक जो ब्लॉक पद्धति होती है ना, टोटल कितनी पद्धतियां हैं? टोटल है 6। और NR में कितनी पद्धति लागू है? 3। NR में कितनी है लागू? 3। ये आपको ध्यान रखना है। जब मैं पद्धति पढ़ाऊंगा तो वहां पर मैं इसको क्लियर कर दूंगा। ऑटोमेटिक ब्लॉक पद्धति में इसकी ये जो पर्याप्त दूरी होती है, ये जो पर्याप्त दूरी होती है ये कितनी होती है? 120 मीटर।
आई बात समझ में? तो पर्याप्त दूरी को कम कौन कर सकते हैं? सीआरएस। और ऑटोमेटिक ब्लॉक पद्धति में पर्याप्त दूरी कितनी होती है? तो आप कहेंगे यहां पर 120 मीटर। तो यहां पर मैंने पर्याप्त दूरी से रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चन है कवर करने की कोशिश की है। और आइए चलते हैं कि क्वेश्चन जो है कैसे कैसे इसमें बन सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं लेता हूं यहां पर कि लाइन क्लियर देने के लिए पर्याप्त दूरी को क्या कहते हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन यहां पर पूछा जाएगा आपसे, ये लाइन क्लियर देने के लिए पर्याप्त दूरी को क्या कहते हैं। जब भी आप लाइन क्लियर दोगे किसी भी गाड़ी को, तो आपके पास जो पर्याप्त दूरी साफ होनी चाहिए उसे हम क्या कहते हैं? ब्लॉक ओवरलैप। लाइन क्लियर दोगे सबसे पहले ब्लॉक ओवरलैप आपका साफ होना चाहिए। फिर दूसरा क्वेश्चन मैं बात करता हूं, ब्लॉक ओवरलैप किस सिग्नल से शुरू होता है? तो ब्लॉक ओवरलैप मैंने बताया कि किसी गाड़ी को लाइन क्लियर देने के लिए फर्स्ट स्टॉप सिग्नल से आगे जो दूरी साफ रखी जाती है उसे ब्लॉक ओवरलैप कहते हैं। तो यहां पर मैंने जिक्र किसका किया है? फर्स्ट स्टॉप सिग्नल। अब फर्स्ट स्टॉप सिग्नल, सॉरी यहां पर मैं होम लिख दिया हूं, लेकिन फिर भी हो सकता है कि इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टॉप सिग्नल हमारा आंसर हो जाएगा होम। यहां पर ऑप्शन में यह भी आ सकता है फर्स्ट स्टॉप सिग्नल और लास्ट स्टॉप सिग्नल, ऐसे यहां पर ऑप्शन रहेंगे आपके पास कि ब्लॉक ओवरलैप किस सिग्नल से शुरू होता है। तो आप कहेंगे फर्स्ट स्टॉप सिग्नल से। होम यहां पर नहीं कहेंगे, जनरली यहां पर हम कहेंगे फर्स्ट स्टॉप सिग्नल। लास्ट स्टॉप सिग्नल कौन सा होता है? जो हमारा एडवांस भी हो सकता है, स्टार्टर भी हो सकता है ना। अब मैं बात करता हूं तीसरे क्वेश्चन की, बहुसंकेती में सिग्नल ओवरलैप कितना होता है? बहुसंकेती में सिग्नल ओवरलैप कितना होता है? तो बहुसंकेती में सिग्नल ओवरलैप कितना होता है? 180 मीटर। ये हमारा फर्स्ट स्टॉप सिग्नल आंसर हो जाएगा। ठीक, बहुसंकेती में सिग्नल ओवरलैप कितना होता है? 120 मीटर। डबल लाइन पर सिग्नल ओवरलैप शुरू होता है। डबल लाइन पर सिग्नल ओवरलैप शुरू होता है। आंसर है होम से या इवन स्टार्टर से या स्टार्टर से या ट्रेलिंग पॉइंट से। तो यहां पर मैंने बताया है कि डबल लाइन पर जो सिग्नल ओवरलैप है वो कहां से शुरू होता है? स्टार्टर से आगे। ये भी ध्यान रखना है, स्टार्टर से आगे। अगर हम बात करते हैं पर्याप्त दूरी किसके द्वारा कम की जा सकती है? ऑप्शन में आपके पास पीसीओएम, सीआरएस, सीपीटीएम या रेलवे बोर्ड। तो पर्याप्त दूरी किसके द्वारा कम की जा सकती है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा सीआरएस। यही एक बंदा है जो इसको कम कर सकता है, इसी को ही ऑथराइज यहां पर किया गया है। अब बात करते हैं हमारा छठवां क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि होम सिग्नल ऑफ करने के लिए साफ रखी जाने वाली पर्याप्त दूरी को क्या कहते हैं? तो होम सिग्नल जब भी हम ऑफ करेंगे तो वो हमारा आपका आ जाएगा सिग्नल ओवरलैप। क्लियर? अगर सातवां क्वेश्चन की मैं बात करूं, ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम में पर्याप्त दूरी कितनी होती है? तो ऑटोमेटिक ब्लॉक पद्धति में कितनी होती है? 120 मीटर। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट परिभाषा पे हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? एक आता है प्राधिकृत अधिकारी और एक आता है रेल सुरक्षा आयुक्त यानी कि सीआरएस। अब यहां पर हम बात करते हैं जो प्राधिकृत अधिकारी होते हैं, इनको बोलते हैं ऑथराइज्ड ऑफिसर। और ये जो प्राधिकृत अधिकारी होता है ये कौन होता है? ऑथराइज्ड जो ऑफिसर होता है रेलवे वो कौन होता है? तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा पीसीओएम। तो पीसीओएम को ध्यान रखना है, इसको प्राधिकृत अधिकारी बोलते हैं। ठीक, ऑथराइज्ड ऑफिसर। अब यहां पर जो चीजें हैं इंपॉर्टेंट वो क्या है कि विशेष जो अनुदेश है वो कौन जारी करता है? वो जारी करता है पीसीओएम। यानी कि स्पेशल जो इंस्ट्रक्शन है वो कौन जारी करेगा? पीसीओएम। जो रेल में बुक्ड स्पीड होती है या सेक्शनल जो स्पीड होती है उसकी भी अनुमति कौन करता है? पीसीओएम। सवारी गाड़ी में क्रेन लगाने की अनुमति कौन देता है? पीसीओएम देता है। और सवारी गाड़ी में अगर मार्शलिंग के नियम जो बनाए जाते हैं वो भी किसके द्वारा बनाए जाते हैं? पीसीओएम के द्वारा बनाए जाते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और यह ध्यान रखना है कि इसके द्वारा 4 पद्धति लागू करने की अनुमति दी जाती है। और वो 4 पद्धति लागू जो अनुमति दी जाती है वो कौन कौन सी होती हैं? पहली है आपकी अनुगामी गाड़ी पद्धति, दूसरी है आपकी पायलट गार्ड पद्धति, तीसरी है आपकी ट्रेन स्टॉप एंड ट्रेन टिकट पद्धति, चौथी है आपकी केवल एक गाड़ी पद्धति। ये 4 पद्धतियां हैं जो कि पीसीओएम के द्वारा इसको लागू की जाती है। वैसे तो हमारे पास कितनी पद्धतियां हैं? हमारे पास है 6 पद्धति। और उन 6 पद्धतियों में ये जो 4 हैं ये इसको लागू करने की अनुमति पीसीओएम देता है। और अन्य जो 2 हैं, एक है पूर्ण ब्लॉक पद्धति और एक है ऑटोमेटिक पद्धति, इसको लागू करने की अनुमति कौन देता है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा रेलवे बोर्ड। क्लियर? अब अगर मैं बात करता हूँ एनआर में, तो एनआर में कितनी पद्धति लागू है? तो एनआर में मात्र 3 पद्धति लागू है। एक तो है पूर्ण ब्लॉक पद्धति, एक है ऑटोमेटिक पद्धति और एक है आपकी केवल एक गाड़ी पद्धति। ये भी आपको ध्यान रखनी है। एनआर में कितनी लागू है? 3, पूर्ण ब्लॉक पद्धति, ऑटोमेटिक पद्धति और केवल एक गाड़ी पद्धति। ठीक है, ये जो पूर्ण ब्लॉक पद्धति है ये ऑल रेलवे में लागू है।
ये ध्यान रखना आपको। जो पूर्ण ब्लॉक पद्धति है ये ऑल रेलवे में लागू है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर रेल सुरक्षा आयुक्त यानी कि सीआरएस। सीआरएस की फुल फॉर्म होती है कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी। यहाँ पर यह जो सीआरएस की जो फुल फॉर्म है ये हमेशा पूछी जाती है, और इससे रिलेटेड जो अन्य जो चीज़ें हैं वो क्या क्या है ये मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। अब ये जो कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी है, ये जो होते हैं ये नागरिक जो उड्डयन विभाग है यानी कि सिविल जो एविएशन जो डिपार्टमेंट है, सिविल एविएशन जो डिपार्टमेंट है उसके ये कर्मचारी होते हैं। दूसरी चीज, जो सीआरएस की जो नियुक्ति की जाती है वो धारा 5 के अंतर्गत की जाती है, और सीआरएस के जो कार्यों का जो विवरण दिया गया है वो धारा 6 में दिया गया है। कार्य कौन कौन से ये कर सकता है, इसको क्या क्या अथॉरिटीज हैं, वो किस धारा के अंतर्गत है, 6 के अंतर्गत है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीजें जो क्या क्या है, जो इसमें जो कार्य का जो विवरण है वो क्या है कि सबसे पहले इसमें आता है कि एमपीएस मतलब मैक्सिमम परमिसेबल स्पीड, यानी कि इसको जो है इसको निर्धारित करने का अधिकार किसका है, सीआरएस का। तो मैक्सिमम परमिसेबल स्पीड कौन निर्धारित करता है या इसकी कौन अनुमति देता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सीआरएस। दूसरा आता है हमारे पास अनुमोदित विशेष अनुदेश। यहां पर हमने पढ़े थे विशेष अनुदेश, तो विशेष अनुदेश जो स्पेशल इंस्ट्रक्शन है वो कौन जारी करेगा, पीसीओएम। अगर आपके पास आएगा अनुमोदित विशेष अनुदेश, तो यहां पर अनुमोदित विशेष जो हमारा होगा अप्रूव्ड स्पेशल इंस्ट्रक्शन, ये कौन जारी करेगा, सीआरएस। दूसरी चीज, ये जो सीआरएस होता है, जैसे नया स्टेशन खोलना है या नया गेट बनाना है खोलना है, इसकी भी अनुमति कौन देगा, सीआरएस देगा। रनिंग लाइनों के विस्तार की अनुमति भी कौन देगा, सीआरएस। रनिंग लाइनें कौन होती है, जो सिग्नलों द्वारा शासित होती है उनको हम रनिंग लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो रनिंग लाइनों के विस्तार अगर करना है तो इसकी अनुमति कौन देगा, सीआरएस देगा। अगर इंटरलॉक क्वार्टर है या क्रॉसिंग है उसमें अगर बदलाव करना है तो भी कौन इसकी अनुमति देगा, सीआरएस देगा। पर्याप्त दूरी कम करना, यानी कि मैंने बता ही दिया है कि पर्याप्त दूरी कम कौन कर सकता है, तो यहाँ पर भी हमारा आंसर हो जाएगा सीआरएस। दुर्घटना की जांच, अगर मान के चलो कोई जो दुर्घटना होती है, अगर उसकी जांच सीआरएस के पास जाती है तो वो गंभीर दुर्घटना में आती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर सीआरएस के पास जो भी जांच जाएगी इसका मतलब सीधा सीधा है कि वो घटना कैसी दुर्घटना है, यानी कि गंभीर दुर्घटना। और गंभीर दुर्घटना रेल में कौन सी होती है कि जिसमें 2 करोड़ से अधिक का जो है संपत्ति का नुकसान होता है, तो उसको जो है गंभीर दुर्घटना माना जाता है। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी है। स्टेशन पर अगर ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट लगाने हैं, भाई नए ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट लगाने हैं तो भी सीआरएस की अनुमति यहाँ पर चाहिए होती है। दूसरी चीज़, रेलवे के संसाधनों की जाँच, अगर रेलवे के संसाधनों की जाँच करनी है तो भी कौन करेगा, इसकी सीआरएस। 10वां इसमें पॉइंट आता है सी क्लास ओडीसी चलाने की अनुमति, ठीक है। जो ये सी क्लास ओडीसी होता है इसको चलाने की अनुमति कौन देता है, तो यहां पर भी हमारा आंसर हो जाएगा सीआरएस, क्लियर। तो इसमें ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। यहां पर ये एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीआरएस किस विभाग से संबंधित होते हैं, तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा सिविल एविएशन डिपार्टमेंट। दूसरी चीज, मैक्सिमम परमिसेबल स्पीड कौन निर्धारित करता है या इसकी अनुमति कौन देता है, तो आपका आ जाएगा सीआरएस। अनुमोदित विशेष अनुदेश कौन जारी करता है, तो ये भी हमारा आंसर हो जाएगा सीआरएस। तो ये चीज तो आपको देखो हमेशा याद रखनी है, ये हमेशा पूछी जाती है। बाकी मैंने ये चीज बताई दी, नया स्टेशन बनाना है, गेट खोलना है, उसकी अनुमति भी सीआरएस देगा। रनिंग लाइन हो गया, इंटरलॉक क्वार्टर हो गया, क्रॉसिंग हो गई, पर्याप्त दूरी हो गई, दुर्घटना की जांच हो गई, स्टेशन ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट हो गए, रेलवे के संसाधनों की जांच हो गई और सी क्लास की ओडीसी हो गई। ये सारे के सारे काम कौन करेगा, यानी कि इसकी अनुमति कौन देगा, सीआरएस। अब इसके अंतर्गत जो है सीसीआरएस भी है, चीफ कमिश्नर रेलवे, चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी, सीसीआरएस भी। और सीसीआरएस का हेडक्वार्टर कहाँ है, लखनऊ में। लखनऊ में आपको एक चीज और ये ध्यान रखनी है कि यहाँ पर आरडीएसओ का हेडक्वार्टर भी लखनऊ में है। रिसर्च डिजाइन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर रिसर्च डिजाइन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, TIO, क्लियर। यहाँ पर तो आरडीएसओ का हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है, लखनऊ में। अब यहाँ पर मैंने ये चीज़ जो मेंशन की है यहाँ पर विशेष अनुदेश और अनुमोदित विशेष अनुदेश, ये यहाँ पर मैंने इसलिए जो है ये नोट डाउन कर दिया है। अक्सर जो है यहाँ पर लोग कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज कैसे होते हैं कि भाई सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि विशेष अनुदेश किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, तो कभी कभी आंसर में लगा देते हैं पीसीओ और कभी लगा देते हैं सीआरएस। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना। अगर बात आएगी विशेष अनुदेश तो इसको बोलेंगे स्पेशल इंस्ट्रक्शन, ये कौन जारी करेगा, पीसीओएम। अनुमोदित विशेष अनुदेश ये कौन जारी करेगा, सीआरएस, इसको बोलते हैं अप्रूव्ड स्पेशल इंस्ट्रक्शन, ये कौन जारी करेगा, सीआरएस।
अब स्पीड के मामले में भी ध्यान रखना, अगर बुक स्पीड आएगी तो ये पीसीओएम जारी करेगा, यानी कि इसकी अनुमति कौन देगा? पीसीओएम। अगर एमपीएस की बात आएगी, मैक्सिमम परमिसेबल स्पीड आएगी, तो इसकी अनुमति कौन देगा? सीआरएस देगा। अब यहां पर अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि विशेष अनुदेश किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है। यहां पर मैं अगर आपके पास ऑप्शन दे दूं, एक तो दे दूं सीआरएस, दूसरा दे दूं आपके पास ऑथराइज्ड ऑफिसर, तीसरा आपके पास दे दूं मैं रेलवे बोर्ड, और चौथा मैं आपको ऑप्शन दे दूं यहां पर पीसीसीएम। ठीक, ये आपके पास 4 ऑप्शन है। मैंने बोला कि विशेष जो अनुदेश है वो किसके द्वारा जारी किए जाते हैं। आपके पास अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? सीआरएस, ऑथराइज्ड ऑफिसर, या रेलवे बोर्ड, या पीसीसीएम। तो मैंने यहां पर देखो क्या लिखा है कि ऑथराइज्ड जो ऑफिसर होते हैं वो कौन होता है? पीसीओएम। अगर पीसीओएम ऑप्शन में नहीं होगा तो ऑथराइज्ड और जो ऑफिसर है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ये आंसर क्या हो जाएगा? ऑथराइज्ड ऑफिसर। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लाइक और कमेंट जरूर करना, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, ठीक। और यहाँ पर अभी ये हमारा पार्ट 1 है, इसमें और भी जो परिभाषाएं हैं छोटी छोटी और जो अन्य परिभाषाएं वो भी इसमें हम नेक्स्ट वाले पार्ट में कवर करेंगे। और तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद एंड शुक्रिया, धन्यवाद।